आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस के यूनिट 3 को करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकृति का मतलब ही होता है मतलब जो हमें नेचर से मिले, हमें प्रकृति से मिले। तो प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन होते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हर वो वस्तु जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं वो संसाधन है। यानी कि हर वो चीज़ जिसका इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बनाते हैं, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल जो होता है वो इजी हो जाता है, तो वो संसाधन हो जाता है। जैसे कपड़े, ब्रश, पेन आदि। यानी ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे लिए कपड़े एक संसाधन है, ठीक है ना। हम ब्रश करते हैं तो वो ब्रश हमारे लिए संसाधन है। तो पेन से हम लिखते हैं तो ये भी हमारे लिए एक संसाधन है। यानी जिससे हम जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हर चीज़ संसाधन है। तो प्रकृति से मिलने वाली जो वो चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो जो संसाधन होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो भी मैंने बताया जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, और मानव निर्मित संसाधन जो हम इंसान खुद बनाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, और मानव निर्मित संसाधन जैसे कि पेन, कपड़े आदि जो भी हम लोग बनाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, ब्रश वगैरह, कंघी वगैरह, हम तो बहुत कुछ बना चुके हैं अब तक। तो चलिए अब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन का जो पूरा चैप्टर है इसके अब कुछ टॉपिक से उन्हें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा संसाधन। क्या है? मृदा संसाधन। तो मृदा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मिट्टी हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी भूपर्पटी के सबसे ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था भूपर्पटी, मेंटल कोर वगैरह हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में सब क्लियर किया था। तो भूपर्पटी क्या होती है? भूपर्पटी हमारी पृथ्वी के ऊपर की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी के सबसे ऊपर वाले भाग में, जैसे कि सोचो ये भूपर्पटी है तो इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसमें मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के मिश्रण से बनी होती है। तो जो हमारी मिट्टी होती है ये कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ होते हैं जिनके मिश्रण से बनी होती है। ये सब मिलकर मिट्टी को बनाते हैं। मिट्टी एक सहशील संसाधन है। सहशील यानी कि एक ऐसा संसाधन जो नष्ट हो सकता है, यानी कि जो खत्म हो सकता है, ऐसे संसाधन को सहशील संसाधन कहते हैं। तो मिट्टी भी एक ऐसा संसाधन है। क्यों? क्योंकि मिट्टी भी फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा मिट्टी खराब हो गई है ना, ये मिट्टी खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल एक तरीके से उसमें ना तो उर्वरता बची है ना उसमें कोई गुण बचा, वो बिल्कुल तरीके से खराब हो चुकी है। तो एक बार नष्ट होने के बाद, यानी कि अगर मिट्टी एक बार नष्ट हो जाए तो इसकी स्थानापूर्ति नहीं की जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं कि मिट्टी की जगह कुछ और रख दो मिट्टी के जैसा, तो इसकी स्थानापूर्ति नहीं की जा सकती है। मिट्टी में ही खनिज संसाधन पाए जाते हैं। हमारी जो मिट्टी होती है उनके अंदर ही खनिज संसाधन होते हैं। मिट्टी के बनने की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसे अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो मिट्टी बनने की हमारी प्रक्रिया होती है, मिट्टी कैसे बनती है? बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो आपस में टकराती हैं, फिर उनसे मिट्टी बनती है धीरे 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 धीरे, है ना। अब जैसे पानी है, पानी के अंदर कुछ चट्टानें हैं, पानी उन पर लग रहा है धीरे 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 धीरे, पानी के लगने से वो जो पत्थर होती है, चट्टानें होती है, वो टूटती हैं, उससे मिट्टी बनती है, पहाड़ों से मिट्टी बनती है। तो मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो इसीलिए उस प्रोसेस के स्लो होने की वजह से मिट्टी को अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि एक ऐसा संसाधन जो कभी खत्म हो जाए तो उसको बनने में बहुत टाइम लगे और जिसका हम दोबारा इस्तेमाल ना कर सकें। तो ऐसा क्यों बोला कि इसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते? सोचो ना, एक बार मिट्टी खराब हो गई, मतलब मिट्टी अब बची नहीं, वो मिट्टी बन नहीं रही, खत्म कर दी हमने मिट्टी बिल्कुल, तो अब वो बननी इतनी धीरे धीरे रही है, कई सालों में जाके मिट्टी दोबारा बनेगी। तो इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कह दिया, क्योंकि फिर हम इसका दोबारा से इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। आज के समय में मिट्टी का कटाव या फिर अपरदन, कटाव को ही अपरदन कहते हैं, एक बहुत बड़ा संकट है। तो क्या होता जा रहा है, आज के टाइम पे मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, मिट्टी का अपरदन होता जा रहा है। कैसे? जैसे हम लोग पेड़ वेड़ काटते जाते हैं, जैसे पूरा जंगल है, ठीक है, और हम लोगों ने पेड़ काट दिया जो उसके ऊपर पेड़ थे, तो मिट्टी कैसी हो गई है?
मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ की जो जड़ें थी वो तो बची ही नहीं। तो अब क्या होता है, जैसे कभी बारिश आएगी, बाढ़ वगैरह आती है, तो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाती है। और ये जो पूरे प्रोसेस होता है मिट्टी का लेयर का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको मिट्टी का कटाव या फिर अपरदन कहते हैं। तो आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ी ज़्यादा मुश्किल बन चुकी है, एक संकट बन चुका है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि हम अलग अलग जगह जाते हैं, हर स्थान की जो मिट्टी होती है वो अलग होती है। कई जगह पे मतलब किसी जगह पे भूरी मिट्टी मिलती है, किसी जगह पे काली मिट्टी मिलती है, ठीक है, और कई कई जगह चिकनी मिट्टी मिलती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी मिलती है। तो मतलब हर जगह पे अलग अलग मिट्टी मिलती है। मिट्टी के कणों के आकार और मात्रा के आधार पर भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी के जो कण होते हैं उनका आकार, यानी कि वो कितने बड़े हैं, छोटे हैं, और उनकी मात्रा, यानी कि मिट्टी में मतलब कण कितने हैं, ज़्यादा कण होंगे, कम कण हैं, तो उनके आधार पर भी हमारे भारत में मिट्टी जो है कई प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि बलुई मिट्टी, गाद, चिकनी, दोमट, चूना और बलुई दोमट। तो ये कई प्रकार की मिट्टियाँ जो हमारे भारत में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। तो मृदा संरक्षण विधि होती है ऐसी विधियां जिनके द्वारा हम मिट्टी को बचा कर रख सकते हैं। तो ऐसी विधियों के द्वारा हम मिट्टी की जो उर्वरता होती है उनको बनाए रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स खनिज संसाधन। ठीक है, अभी हमने मृदा संसाधन पढ़ा है, इसके अंदर हम जो हमारे पूरा चैप्टर है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधन के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो खनिज संसाधन, तो खनिज जो होते हैं वो ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठक होता है। यानी कि खनिज प्रकृति से मिलने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका खुद का एक रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, यानी कि उनके खुद के केमिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, उनके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, और उनका रासायनिक संगठक भी होता है। जैसे कि सोचो कोई मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम हमारे लिए एक खनिज संसाधन है, आप सोच के चलो। तो एल्यूमिनियम के खुद के कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यानी वो केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। उसके कुछ भौतिक गुणधर्म भी है, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कि उसमें चमक है, उससे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, वो गिर के आवाज़ करता है। तो ये सब उसके भौतिक गुणधर्म हो गए, और उसका खुद का रासायनिक संगठक भी होता है। तो ऐसे पदार्थों को जो हमें प्रकृति से मिलते हैं इनको खनिज कहते हैं। खनिजों को खनन, उत्खनन और प्रवेधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्या होता है, खनिज मिट्टी के अंदर होते हैं, मतलब भूमि के अंदर पाए जाते हैं। तो भूमि के अंदर से उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, तो उनको खुदाई करके और उत्खनन करके, उनका प्रवेधन करके, उनको इन प्रक्रियाओं द्वारा खनिजों को बाहर निकाला जाता है भूमि से। भारत में खनिजों का प्रचुर भंडार है, यानी कि हमारा जो भारत है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा तरीकों के खनिज पाए जाते हैं। यानी आज तक के मतलब एक बात बताई जाए तो हमारे भारत के अंदर 100 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाते हैं। खनिज जो होते हैं वो भी क्षयशील संसाधन होते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन जो नष्ट हो जाए। तो जो संसाधन नष्ट हो जाए तो उनको बोलते हैं क्षयशील संसाधन। तो खनिज भी ऐसे ही हैं, अगर हम खनिजों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हमारे खनिज संसाधन होते हैं ये भी ख़त्म हो सकते हैं पूरी तरीके से। तो जिनका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता, तो जब ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे तो इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो हमारे खनिज होते हैं इनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कि केमिकल, यानी कि जो खनिज होते हैं वो केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और भौतिक यानी कि फिजिकली उनके क्या गुणधर्म है, जैसे कि भी मैंने बताए थे। तो इनके आधार पर बांटा गया है धात्विक और अधात्विक। धात्विक यानी कि जो धातु होते हैं, अधात्विक यानी कि जो अधातु होते हैं। तो क्या होता है, धात्विक जो होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं कि इन्हें अगर हम मारेंगे तो ये आवाज़ करेंगे, और ये शाइनिंग होती है इनमें, यानी कि चमकदार होते हैं, और इनसे तार बनाए जा सकते हैं धात्विक से। और मतलब इनसे बिजली भी जो होती है वो ये बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, इनसे बिजली जो होती है वो भी संचरण कर सकती है। लेकिन जो धात्विक होते हैं इनके भौतिक गुण होते हैं कि अगर हम इन्हें किसी चीज़ से मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये आवाज़ नहीं करेंगे। उल्टा इनसे जो बिजली होती है वो भी नहीं इनके अंदर से निकल सकती है। तो मतलब और ये चमकदार भी इतने नहीं होते हैं।
तो ये सब इसके भौतिक गुणधर्म हो गए। अब ऐसे इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को धात्विक और अधात्विक इन दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। तो लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कोयला, अभ्रक, कैल्शियम, सल्फेट आदि प्रमुख संसाधन है। ये कौन से संसाधन है? खनिज संसाधन है। तो इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों तरीके के खनिज संसाधन आ गए हैं। लोहा, तांबा जो है ये हमारे धात्विक हो गए, और कोयला वगैरह जो है ये हमारे सब अधात्विक हो गए। आज के समय में खनिजों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण कुछ खनिज जो है वो समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। यानी कि हम लोग आज के टाइम पे इन खनिजों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं कि जो इसमें से जो कुछ खनिज जो है ना वो आज के टाइम पे ख़त्म होने लग गए, यानी कि उनके ख़त्म होने की कगार आ गई है। नेक्स्ट है हमारा भूमि संसाधन। तो जल और वायु की ही तरह भूमि भी एक संसाधन है। तो जैसे हमारे जल संसाधन होता है, भूमि संसाधन होता है, मतलब वायु संसाधन होता है, तो ऐसे इनकी तरह एक हमारा भूमि संसाधन भी होता है। तो कृषि जो होती है वो भूमि पर ही की जाती है, जिससे हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं। अब लोग जो होते हैं, हमारे किसान जो होते हैं, वो भूमि पर कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिससे हमें भोज्य पदार्थ यानी खाने लायक पदार्थ मिलते हैं। खनिज संसाधन जो होते हैं वो भी हमें भूमि से ही मिलते हैं। मैंने बताया था हमारी भूमि के अंदर ही खनिज संसाधन होते हैं। अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं ऐसे जो हमें भूमि से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह होते हैं, ये भी हमारे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो भूमि से मिलते हैं। सभी उद्योग धंधे भूमि पर ही स्थापित होते हैं, यानी कि जो बिजनेस वगैरह होते हैं, धंधे वगैरह होते हैं, वो सब भूमि पर ही स्थापित होते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये हमारा भूमि संसाधन था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा फसल संसाधन। फसल यानी कि कृषि जो होती है हमारी, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो हमारी जो खेती बाड़ी होती है वो एक प्राथमिक क्रिया है, जिससे भूमि को उपयोग करते हुए फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाने के साथ पशुपालन भी शामिल है। तो कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर मतलब खेती बाड़ी तो की जाती है, फलों को, सब्जियों को, फूलों को, इन सबको तो उगाया जाता है, बल्कि इनके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जो कि कृषि के अंदर ही शामिल है। पुराने समय में जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती थी, जिसे निर्वाह कृषि कहते थे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था फ्रेंड्स, कि जो लोग होते थे, पुराने लोग जो होते थे, वो कृषि पे ही उनका जीवन निर्वाह होता था, यानी कि उनके जो खर्चे थे पूरे तरीके से, उनकी जो ज़िंदगी थी वो कृषि पर आधारित थी, कि वो अपने सारे खर्चे कृषि से ही निकालते थे। तो इसलिए वो जो कृषि करते थे उसको निर्वाह कृषि कहते थे। समय के साथ कृषि में बदलाव आया। तो पहले टाइम पे क्या होता था, लोग जो थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए यानी कि अपना जीवन बिताने के लिए कृषि करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो कृषि में भी बदलाव आया, और जो खेती थी वो बाजार को देखते हुए की जाने लगी, यानी कि अब बाजार में किस चीज़ की मांग है उस चीज़ को देख के खेती की जाने लगी। जैसे कि आज के टाइम पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं फ्रेंड्स, सोचो आज के टाइम पे गेहूं की ज़्यादा डिमांड है हमारी मार्केट के अंदर, तो अब जो हमारे किसान होने लगे, किसान भाई जो हमारे होते हैं, अब वो गेहूं उगाने लगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में फिर वो उसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए समय के साथ कृषि में बदलाव आया और खेती जो थी वो बाजार को देखकर की जाने लगी, जिसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। फसलों को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो वो प्रकार कौन से हैं? वो 4 प्रकार हैं: रेशेदार फसलें, खाद्यान्न फसलें, बागानी फसलें, नकदी फसलें। तो रेशेदार फसलें जो होती है इसमें जूट, कपास आदि। खाद्यान्न फसलों में चावल, मक्का, गेहूं, दाल आदि ये सब आते हैं। बागानी फसलें जो होती है यानी बागों में जो फसलें की जाती है उसमें कोको, रबर, कॉफ़ी, चाय आदि ये सब आते हैं। और नकदी फसलें यानी कि स्पेशली जो पैसा कमाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, फल, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि, ठीक है, ताकि जो किसान लोग होते हैं वो इन सबको बेचकर पैसा कमा सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है औषधीय पौधे। औषधि का मतलब भी क्या होता है? औषधि का मतलब होता है दवाई। तो ऐसे पौधे जिनका दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, ये भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो वनों से कुछ औषधीय पौधे भी मिलते हैं, यानी कि ऐसे पौधे भी मिलते हैं जंगलों से जिनका दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आज के टाइम पे तो ठीक है, हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली कि मतलब डॉक्टर्स हैं, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी सारी मेडिसिन बन चुकी हैं, लेकिन पहले टाइम पे मेडिसिन नहीं थी। तो उस टाइम पे वैद्य वगैरह जो होते थे वो इन जंगलों से ऐसे पौधे छांट कर लाते थे जिन्हें मरहम के तौर मतलब मरहम की तरह इस्तेमाल किया जा सके, जिनका बीमारियाँ ठीक की जा सके उन्हें। तो जिनके उपयोग से चिकित्सा प्रणाली काफ़ी विकसित हो गई है।
तो औषधीय पौधे जो हैं, इनके उपयोग से, इनके इस्तेमाल से हमारी चिकित्सा प्रणाली जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। भारतीय आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली पूरी तरह से औषधीय पौधों पर निर्भर थी। तो हमारा जो इंडियन आयुर्वेद है, इसकी जो चिकित्सा प्रणाली थी वो पूरी तरीके से औषधीय पौधों पर ही निर्भर थी पहले। आज भी है, लेकिन आज तो फिर भी एक तरीके से डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन पहले पूरी तरीके से औषधीय पौधों पर निर्भर थी। औषधीय पौधों में निम्नलिखित पौधे आते हैं, मतलब बहुत तरीके के पौधे आते हैं, जैसे कि बेल, आंवला, चिरैता, गुड़मार, अशोक, भूमि आंवला, ब्राह्मी, अश्वगंधा, लौंग, गिलोय, भृंगराज, तुलसी आदि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट नाम मैंने आपको बता दिए हैं औषधीय पौधों के। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्राकृतिक वनोत्पाद, यानी कि प्रकृति से मिलने वाले, यानी कि हमारे वनों से मिलने वाले उत्पाद, जंगलों से जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो वाले उत्पाद। तो वनों से मिलने वाले उत्पाद जो होते हैं वो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल जो होते हैं वो हर देश की, हर जगह की खुद की प्राकृतिक संपदा होती है, और उनसे जो भी उत्पाद मिलते हैं वो हर देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन किसी देश की आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि फल वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना, लकड़ी वगैरह मिलती है, कागज़ वगैरह, तो इन सब से क्या होता है, हर देश जो भी होता है वो अपनी आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करता है, यानी कि अपने जो पैसा वैसा होता है, पैसों से रिलेटेड जो होता है वो अपनी इनकम में वृद्धि करता है। जल, लकड़ी, कागज़, भोज्य पदार्थ, मवेशियों के लिए चारा, औषधीय पौधे, ये सभी वनों से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन है। तो वनों से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन कौन से? हमें वनों से पानी मिलता है, मतलब कि जंगलों में होते हैं ना झरने वगैरह, तो वहाँ से हमें जल भी मिलता है, लकड़ी भी मिलती है, लकड़ी से हमें पता है कागज़ बनते हैं, खाने के लिए भोज्य पदार्थ यानी कि फल वगैरह, सब्जी वगैरह भी मिलती है, मवेशियों के लिए चारा, घास भी मिलती है, औषधीय पौधे, ये सभी हमें वन से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है आज के टाइम पे ना फ्रेंड्स। वनों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध हो रही है। किसी को मतलब कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो जंगलों को काट दो जाके। घर बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं। सरकार अगर कोई ज़्यादा मतलब तरक्की भी करना चाहती है अपने देश में, तो उसको भी जंगल काटने पड़ते हैं। तो वनों की कटाई जो है वो अंधाधुंध चल रही है, लोग देख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, जिससे ये प्राकृतिक संसाधन जो है कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वन आधारित उद्योग, यानी कि जंगलों के ऊपर जो आधारित उद्योग होते हैं वो। तो अब वो भी कैसे बनते हैं? तो ये भी हमारे प्राकृतिक संसाधन से ही मिलते हैं। अब वो उद्योग जो हमें प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं। वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। तो क्या होता है, जंगल जो होते हैं वो हमें बिजनेस के लिए कच्चा माल देते हैं। सोचो अगर आपको बुक वगैरह की फैक्ट्री लगानी है, कॉपी वगैरह की, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं से तो कागज़ बनेगा। आपको फर्नीचर की शॉप बनानी है, यानी आप बढ़ाई का काम करना चाह रहे हो, उद्योग लगाना चाह रहे हो, उसके लिए भी आपको लकड़ी चाहिए, वो भी आपको जंगलों से मिलेगी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए हमें कच्चा माल जंगलों से मिलता है। इमारत बनाने के लिए लकड़ी वनों से ही मिलती है, यानी बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी जो लकड़ी होती है वो हमें वनों से मिलती है, और ये वनों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। यानी कि बिल्डिंग बनाने के जो लकड़ी ली जाती है, ये बिजनेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देवदार, चीड़, नीला पाइन, साइप्रस, सागौन, साल, सुंदरी, शीशम जैसे वृक्ष जो है, इनकी लकड़ियाँ जो वो बहुत मजबूत होती है। यानी कि ये ऐसे हमारे पेड़ हैं जिनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, इसलिए इनका उपयोग जो है घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, रेलों के जो स्लीपर होते हैं, स्लीपर क्या होता है, जैसे कि रेल की पटरी है ना, जो होती है लोहे की जो बनी होती है, रेल की पूरी पटरी पैरेलल जो होती है, उसके बीच में लकड़ी के जो फट्टे लगे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रेलों के स्लीपर। जहाज और लकड़ी की पेटियां बनाने आदि में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन पेड़ों की लकड़ियों का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रबर उद्योग, कागज उद्योग और माचिस उद्योग के लिए कच्चा माल वनों से ही प्राप्त किया जाता है। अब देखो रबर का अगर हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए रबर के लिए क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। कागज़ के लिए भी पेड़ चाहिए, माचिस के लिए भी हमें पेड़ चाहिए। क्यों? माचिस की डंडियाँ जो है वो भी पेड़ों से बनेगी। तो इन सब के लिए जो कच्चा माल होता है वो हमें जंगलों से ही मिलता है। इन सभी उद्योगों से
अनेकों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो अब ये जो रबर उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, माचिस उद्योग हो गया, तो जितने भी बिजनेस हैं इन सब से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। वनों से कच्चे माल को निकालने से लेकर उसे उद्योग हेतु फैक्ट्रियों तक लाने तथा फैक्ट्रियों में काम करने वालों का एक बड़ा समूह है। यानी क्या होता है, वन जो है हमारे, उनके कच्चा माल जो होता है, वनों से कच्चा माल निकालने से लेकर एक बिजनेस तक जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ तक ले जाने में, फिर फैक्ट्री के अंदर भी काम करने वालों की क्या होती है, मजदूरों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। तो जिनकी जो पूरा समूह है, इस पूरे समूह की आजीविका यानी कि इनकी जो पूरा जीवन होता है कि अपना जीवन कैसे चलाएंगे, इनकी पूरी आजीविका जो होती है वो इन्हीं वन के उत्पादों पर निर्भर करती है। तो वन के जो उत्पाद होते हैं, उनसे जो बिजनेस बनते हैं, उनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे वो अपने खर्चे चलाते हैं, अपने घर परिवार का पेट पालते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो सारे टॉपिक हैं ये हमारे प्राकृतिक संसाधन चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिन्हें मैं अभी आपको कवर करा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूमि आवरण। तो भूमि आवरण किसे कहते हैं? भूमि की सतह पर मौजूद भौतिक पदार्थ को भूमि आवरण कहते हैं। यानी कि सोचो ये मेरी भूमि की सतह है, मतलब ये मेरी पूरी भूमि है, ये मेरी इसकी सतह है। तो इसकी सतह पर जो भी चीज़ मौजूद है, पेड़ पौधे, घास, जंगल वगैरह कुछ भी, वो सारे भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो भूमि आवरण में आते हैं। तो इसमें वृक्ष, घास, जंगल, गीली भूमि, वन, कृषि आदि आते हैं। तो जंगल जो हमारे भूमि आवरण होता है, इसमें पेड़ पौधे, घास, ये सब आ जाता है। भूमि आवरण को जानने के लिए सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो सोचो एक देश को अपने देश का भूमि आवरण जानना है, बहुत बड़ा देश है, किस जगह का जानना है, तो वो वहां जाके देखेगा तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, कैसे देखेगा, दिक्कत होगी उसको। तो क्या होता है, सैटेलाइट छोड़ दी जाती हैं, है ना। तो उन सैटेलाइटों की वजह से ना उस जगह की तस्वीर ले लेते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं, फिर उस फोटो के हिसाब से पता लगाते हैं कि हाँ यहाँ का भूमि आवरण कैसा है, यहाँ पे कैसे पेड़ उगते हैं, कैसे पौधे हैं, घास कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, मतलब उस तस्वीर से पता लगाया जाता है। और इन तस्वीरों के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है कि भूमि के किस हिस्से में क्या है। तो ये जो तस्वीरें होती हैं, इनसे ये पता लगाया जाता है कि भूमि के किस हिस्से में क्या है, कि कहाँ की भूमि कैसी है, कहाँ की भूमि कैसी है, कि वहाँ पे कैसे किस तरह के पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर क्या है, ये सब। तटीय क्षेत्रों में इन तस्वीरों का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो हमारे समुद्री इलाकों के जो क्षेत्र होते हैं, उनके जो तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, किनारों वाले, जैसे हमारा समुद्र है, इसके किनारों के आसपास जो इसके तट के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वो, तो तटीय क्षेत्रों में इन तस्वीरों का जो प्रयोग होता है वो प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में किया जाता है, कि प्रकृति की जो नेचुरल जो घटनाएं होती हैं उनकी पढ़ाई के लिए इन फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मृदा अपरदन क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे क्या होता है, ये मेरी मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, उसका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा की ऊपरी परत का नष्ट होना मतलब खत्म हो जाना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से होने वाले मृदा अपरदन और मृदा निर्माण, इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन होता है। क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल क्या होता है फ्रेंड्स, कि मृदा अपरदन यानी कि अगर एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जा रही है, या फिर वहाँ की मिट्टी खराब भी हो रही है, और मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। मतलब नेचुरली तो इन दोनों में संतुलन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम मानवों की ऐसी मतलब हम ऐसे काम कर जाते हैं कि हमारी प्रकृति को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि वो उसको भर भी नहीं पाता, उसको ठीक भी नहीं कर पाती हमारी प्रकृति। लेकिन मानव की दखल से मृदा अपरदन की दर में तेजी आ रही है। तो क्या होता है, प्रकृति मतलब नेचुरली तो मृदा अपरदन और मिट्टी के बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये दोनों में संतुलन होता है, लेकिन हम इंसानों के दखल की वजह से मृदा अपरदन की जो दर है वो तेज होती जा रही है, और मिट्टी बनने की जो दर है वो कम होती जा रही है। जंगल पानी के बहाव और वायु की गति को कम करते हैं, लेकिन वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन की दर तेज हो गई है। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जैसे कि मेरी मिट्टी है पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब
पेड़ है, पूरा जंगल उगा पड़ा है, यहाँ मिट्टी है, इसके ऊपर पूरा जंगल लगा हुआ है। तो जंगल की जो हर पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े होती हैं, उन जड़ों से मिट्टी में एक पकड़ बनी होती है और वो मिट्टी जो होती है उसका कटाव नहीं हो पाता। लेकिन जब हम जंगलों को बिल्कुल काट देते हैं, यानी वनों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, तो जो मिट्टी होती है वो खाली हो जाती है। अब उसके ऊपर तेज हवा आएगी तो वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाएगी। अब पानी गिरेगा यानी बारिश वगैरह आएगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी पानी के बहाव के साथ। बाढ़ वगैरह आएगी तो चली जाएगी, तो यानी मृदा अपरदन हो जाएगा। तो जंगल और जंगल जो होते हैं वो पानी के बहाव और वायु की गति यानी हवा की जो गति है उसको रोकता है। और वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन में तेजी आ गई है। हम लोगों ने वनों की इतनी कटाई कर दी है कि जो मृदा अपरदन है उसकी दर में तेजी आ गई है। अत्यधिक पशुचारण से मिट्टी पर घास कम हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, अत्यधिक पशुचारण हो रहा है, यानी कि पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है, घास वास खिलाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से भी मिट्टी पर घास कम होती जा रही है। अब मिट्टी पर घास होगी तो वही बात है, मिट्टी की जो घास जो होती है, घास की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उनमें पकड़ बनाए रखती हैं। लेकिन अब जब घास भी कम होती जा रही है तो उससे मिट्टी जो होती है वो हवा और पानी से तेजी से कटने लगती है। मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो अभी हमने देखा कि हमारा भूमि अपरदन यानी मृदा अपरदन क्या था, तो अब हम देखेंगे मरुस्थलीकरण क्या है। तो मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाना यानी कि जब किसी जगह के मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है यानी उसमें पेड़ पौधे उगने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाए तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो मरुस्थलीकरण के दोनों तरीके का कारण हो सकते हैं। नेचुरली भी खत्म हो सकती है, यानी एक जगह पे ज़्यादा बार बार तुमने कोई चीज़ ज़्यादा खेती बाड़ी कर दी है तो उससे भी क्या होगा, नेचुरली उस जगह की मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। या फिर मानवीय भी हो सकती है कि तुमने कुछ मतलब इंसानी हरकतों की वजह से भी जो हमारी मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, वो मरुस्थलीकरण हो जाता है वहाँ का। मरुस्थलीकरण में जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों के साथ अन्य कई कारण जैसे कि शुष्क यानी कि बारिश का ना होना, सूखा रहना, अर्ध शुष्क यानी कि थोड़ा थोड़ा सा शुष्क रहना, और निर्जल यानी कि बिल्कुल पानी ना होना, अर्धनम इलाके यानी कि जहाँ पे नमी जो है वो बहुत कम नमी है, ठीक है। अर्धनम इलाकों की ज़मीन जो होती है वो रेगिस्तान में बदल जाती है। यानी कि मरुस्थलीकरण में जलवायु परिवर्तन और मानव की गतिविधियों का तो हाथ होता ही है, लेकिन इसके साथ कुछ अलग कारण भी होते हैं। यानी कि नमी का ना होना या फिर बहुत कम नमी का होना, बिल्कुल पानी का ना होना, तो इन कारणों की वजह से भी जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, वो रेगिस्तान में बदल जाती है। इसमें वनस्पतियां जो होती है वो भी खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी वनस्पतियां यानी कि हमारे पेड़ पौधे, घास वगैरह, तो इन सबको भी उगने के लिए पानी तो चाहिए ना, और मिट्टी की जो उर्वरता ही खत्म हो गई है, मिट्टी उपजाऊ ही नहीं बची है, तो ये वनस्पतियां भी खत्म होने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निर्वनीकरण। तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को निर्वनीकरण कहते हैं, यानी कि जब एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाए तो उसको निर्वनीकरण कहते हैं। निर्वनीकरण के पीछे बढ़ती जनसंख्या का दबाव है। तो ऐसा क्यों होता है कि वनों की कटाई जो वो की जा रही है? तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको खेती करने के लिए, मतलब किसानों को उनका पेट पालने के लिए, खेती करने के लिए अब जगह चाहिए। क्यों? ज़्यादा जगह होगी तभी तो ज़्यादा खेती कर पाएंगे। और सरकार जो अब जनसंख्या बढ़ रही है तो अब सरकार को भी थोड़ा सा अपना देश विकसित करना पड़ेगा, तो उसको भी जगह चाहिए, तो वो वनों को काटना शुरू कर दिया गया है। तो निर्वनीकरण के पीछे एक जो मेन कारण है वो बढ़ती जनसंख्या भी है। वनों की कटाई करके कृषि के योग्य भूमि बनाई जा रही है, यानी कृषि करने लायक ऐसी भूमि बनाई जा रही है जिसपे खेती बाड़ी की जा सके। वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। क्यों? अब जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हर किसी के वन उत्पाद को, यानी कि वनों से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको प्राप्त करने की दर बढ़ेगी, हर किसी को चाहिएंगे, तो उसके लिए भी वनों की कटाई की जाती है। वनों में आग लगने की मात्रा भी बढ़ रही है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो जिससे कि क्या होता है, जंगल जो होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है।
तो ये सब निर्वनीकरण होता है। ठीक है, निर्वनीकरण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। तो अब जब बहुत बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमारे नेचुरल जो बैलेंस होता है, प्रकृति का जो संतुलन होता है, वो बिगड़ता है। साथ ही साथ वन जो मृदा अपरदन को रोकने के एक बहुत बड़े कारक है। अब जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो मृदा अपरदन जो है उसकी दर भी बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि अन्य प्रकार की समस्याएं जो होते हैं वो भी जन्म ले लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमि उपयोग में बदलाव। तो मानव के हस्तक्षेप के कारण भूमि का उपयोग बदल रहा है, यानी कि हम इंसानों के दखल अंदाजी के कारण हमारी भूमि जो है उसका उपयोग बदल रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लगातार वनों की कटाई की जा रही है, जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा बदलाव आता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारा इकोसिस्टम। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के कारण हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो बदलता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन चक्र जो है उनमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ती जा रही है। कार्बन जो होता है, अच्छा सोचो क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है। तो अब जब हम लोगों ने वनों को इतना हद तक काट दिया है कि हमारे पृथ्वी पर जंगल नाम मात्र ही बचे हैं, तो अब क्या ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जा रही है। तो कार्बन उत्सर्जन चक्र जो है उनमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। वायुमंडल में प्रदूषण और हानिकारक गैस बढ़ रही है। क्यों? जंगलों को तो हम काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन जैसी गैस तो बढ़ेगी नहीं, क्यों? जंगल कटते जा रहे हैं। तो अब इससे जो हमारा वायुमंडल है इसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। एक तो हम अलग अलग व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, व्हीकल्स जो होते हैं वो भी हमारे प्रदूषण करते हैं, और हानिकारक गैस जो होती है वो भी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मृदा निम्नीकरण। क्या है मृदा निम्नीकरण? तो मृदा निम्नीकरण जो है ये एक गंभीर पर्यावरण समस्या है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट की ये एक बहुत गंभीर समस्या है। मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट को ही मृदा निम्नीकरण कहते हैं। यानी कि जब हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी होती है इसके अंदर भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट आ जाए तो इसको मृदा निम्नीकरण कहते हैं। इन शॉर्ट, सिंपल सी डेफिनेशन, मृदा की गुणवत्ता में अगर कमी आ जाए तो उसको मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की गतिविधियों से होता है। तो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो दोनों तरीके से खत्म हो सकती है, नेचुरली भी और हम इंसानों द्वारा भी। मृदा निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का ह्रास होता है। कैसे? अब जो मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो खत्म होती जा रही है, तो जो कृषि योग्य भूमि होती है, खेती लायक जो भूमि होती है, उसका भी ह्रास होता है इसमें, यानी कि उसका भी नुकसान होता है। सूखा, बाढ़ एवं शुष्कता, ये भी क्या है? मृदा निम्नीकरण की ही देन है। यानी हमारी मिट्टी में गिरावट आती जा रही है तो उसकी वजह से सूखा हो जाता है, बाढ़ आती है और शुष्कता भी आती है। ठीक है। अच्छा, एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, अब खनन एवं बांध निर्माण का पर्यावरण, वनों, जैव विविधता एवं जनजातियों पर प्रभाव। यानी कि खुदाई जो करते हैं हम और जो बांध बनाए जाते हैं उनका हमारे एनवायरनमेंट पे, जंगलों पर, जैव विविधता यानी कि हमारे देश के अंदर, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, इंसान की, जानवरों की, किसी की भी, ठीक है, तो उसको जैव विविधता कहते हैं। और जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये एक तरीके का आपका क्वेश्चन भी है जिसका आंसर नीचे है। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर्स यहाँ से डिट्टो लिख सकते हैं, और ये आपका टॉपिक भी है। तो नदियों में लगातार खनन यानी कि खुदाई का काम बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारी जो नदियां हैं इनमें खुदाई का काम बढ़ता जा रहा है, जिससे नदियों का जो तंत्र होता है, यानी हमारी नदी का जो सिस्टम होता है एक, वो प्रभावित होता है, और इससे नदियों की जो खाद्य श्रृंखला है वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? आज जब नदियों में खुदाई होती जा रही है तो नदियों के अंदर एक खाद्य श्रृंखला होती है ना। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि एक, जैसे कि घास है हमारी नदी के अंदर, कोई उसको छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, फिर उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने खा लिया, तो ये जो पूरी एक श्रृंखला बन गई इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसकी वजह से नदियों की खाद्य श्रृंखला में भी फर्क पड़ता है, वो भी खत्म होती है। नदियों से रेत के खनन में इस्तेमाल होने वाले सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। तो नदियों से जो खुदाई की जाती है वो रेत की खुदाई की जाती है, नदियों से रेत निकाला जाता है, तो इसमें इस्तेमाल होते हैं सैंड पंप। सैंड पंप के द्वारा ही नदियों से रेत निकाला जाता है। तो इन सैंड पंप के कारण
नदी की जो जैव विविधता होती है, यानी कि नदी में पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं मछली की, घास वगैरह की, उस पर भी असर पड़ता है। रेत खनन से नदियों का प्रवाह भी प्रभावित होता है। तब जब नदियों से मिट्टी निकाल ली जाती है तो इससे नदियों का जो प्रवाह होता है, यानी पानी के बहने की जो एक दिशा होती है, प्रवाह जो होता है, वो भी प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने लगता है। अब नदियों से पानी निकाला जा रहा है, नदियों से रेत निकाला जा रहा है, तो इससे भूमि का कटाव बढ़ने लगता है, जिससे भूस्खलन जैसी आपदा में वृद्धि होती है। रेत खनन से भूमि का जल प्रदूषित होता है। तो क्या होता है, अब वो क्या करते हैं, नदियों से मिट्टी निकालने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, भूमि का जो जल होता है हमारा, यानी हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो प्रदूषित होता है। प्राकृतिक चक्र जो होता है उसमें भी पानी को शुद्ध करने में रेत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या होता है, जैसे हमारे नदियों के अंदर रेत होता है, तो अब जब वो रेत उससे निकाल लिया गया तो जो पानी होता है वो प्रदूषित होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक नेचुरल साइकिल है, एक हमारी पानी को साफ करने की, कि रेत के द्वारा पानी साफ होता है। तो अब सोचो, जब नदी से रेत ही निकाल लिया तो पानी साफ कैसे होगा? अब पानी साफ खुद हो नहीं पाता, और हम लोग तो वैसे भी गंदगी फैलाते हैं नदियों वगैरह में, तो वो जो पानी होता है वो गंदा होने लगता है। रेत खनन के कारण नदियों की स्वतः जल साफ करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। तो जब हमने रेती निकाल लिया तो नदी अपने पानी को साफ कैसे करेगी? नहीं कर पाती, तो इसलिए उसकी साफ करने की जो क्षमता थी उस पर भी बुरा असर पड़ता है। नदी पर बांध बनाना जो है वो विकास का काम है, यानी कि आज के टाइम पर हर नदी के ऊपर हर देश बांध बनाता है। वो ठीक है, एक विकास का काम है, मतलब अच्छा काम है, लेकिन इसके कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। बांध के निर्माण से एक तालाब बन जाता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है, फिर आपने यहाँ इसके आगे एक बांध बना दिया, तो क्या होगा, अब इधर जो है एक तालाब बन जाएगा। क्यों? अब इसके आगे पानी जा ही नहीं पा रहा है, तो अब यहाँ पे पानी ठहर जाएगा, तो जिसमें पीछे से आने वाली बालू मिट्टी जो होती है तालाब में जमा हो जाती है। तब पीछे से जो पानी आ रहा है यहाँ से, अब वो एक साथ में अपनी बालू मिट्टी ला रहा है, यानी उसके साथ मिट्टी आ रही है उस पानी के साथ। वो पानी तो वहाँ से बह के आ रहा है ना, उसके साथ मिट्टी आ रही है, यहाँ आके रुक जाता है, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि पानी का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है एक तरीके से, जिससे आगे नदी जो होती है उसका प्रवाह प्रभावित होता है। यानी कि नदी का जो बहने का वो होता है, नदी बहने वो प्रभावित होने लग जाता है, नदी बहती नहीं है आगे, वो वहाँ पे थम जाती है। बहाव बंद होने से पानी की ताजगी खत्म होने लगती है। अच्छा, अगर जैसे नदी है, नदी में हमेशा जो पानी होता है वो बहता रहता है, तो जो गंदा पानी होता है वो आगे चला जाता है, साफ पानी पीछे से आता रहता है। लेकिन अब जब बहाव ही बंद हो गया तो गंदा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और उससे पानी की ताजगी खत्म होने लगती है, पानी सड़ने लगता है। तालाब का दायरा बढ़ने से आसपास के इलाकों के जंगल का क्षेत्र डूबने लगता है। अब सोचो, एक बांध बना दिया है, अब इसके तालाब इतना सा है, लेकिन अब उसमें पीछे से इतना पानी आ रहा है कि अब उसे पानी को रोकने के लिए जो जगह थी वो कम पड़ गई। अब वो आसपास के इलाकों में जाने लगी, तो जो आसपास के जो जंगल इलाके होते हैं वो डूबने लगते हैं, जिससे चारा आदि जो भी होता है वो प्राप्त होता है जंगलों से, उनका नुकसान हो जाता है। क्यों? अब जब वो डूब जाएंगे, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों का नुकसान होता है। तालाब के प्रदूषित पानी से मछलियाँ भी जो होती है वो भी प्रभावित होती है। क्यों? मछलियों को भी रहने के लिए साफ पानी चाहिए, लेकिन गंदा पानी होता है, गंदे पानी की वजह से मछलियाँ मरने लगती हैं और कई प्रजातियाँ तो समाप्त होने लगी हैं। बांधों द्वारा, अब जो हमारी बांध है, इनके द्वारा सुरंग बनाने में के लिए भी पहाड़ियों में ब्लास्ट किया जाता है, यानी कि बांध पर ऐसी बॉम्ब वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिनसे पहाड़ जो होते हैं उनमें ब्लास्ट करके सुरंग बना दी जाए। तो जिससे क्या होता है, पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? पहाड़ के नीचे कोई तुमने एक बॉम्ब लगा दिया और उसमें एकदम से विस्फोट होगा, तो उसकी जो नींव होती है पहाड़ की वो कमज़ोर हो जाती है, और इस तरह भूस्खलन की जो घटनाएं होती हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि नींव कमज़ोर हो गई तो हल्का सा भी भूकंप आएगा, भूस्खलन हो जाएगा। वनों की लगातार कटाई से आदिवासी व जनजाति समूहों का लगातार पलायन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारे जो जंगल है उनकी इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है कि जो वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी लोग होते थे और जो जनजाति समूह थे वो लगातार अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है। तो इससे कई बार सामाजिक संकट भी उत्पन्न होने लगते हैं। हमें विकास इस दृष्टि से करना चाहिए कि विकास किसी एक वर्ग के लिए ना होकर पूरे समाज के लिए हो। तो अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए
कि जो वो विकास है वो किसी एक वर्ग के लिए ना हो, कि कुछ लोगों के लिए ना हो, वो हर किसी के लिए हो, पूरे समाज के लिए हो, पूरे देश के लिए हो। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल संसाधन। तो प्रकृति एवं कृत्रिम संसाधन के रूप में पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। तो यानी अब हम जल संसाधन की बात कर रहे हैं प्रकृति एवं कृत्रिम संसाधन के रूप में। तो हमारा पृथ्वी जो है उस पर लगभग 71% जो हिस्सा है भूमि का, उस पर पानी पाया जाता है। और इसमें महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर आदि शामिल है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो 71% भूभाग पर पानी पाया जाता है उसमें समुद्र वगैरह, झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर सब कुछ शामिल है। जल संसाधनों का अच्छे से उपयोग तथा अधिकतम विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारे जल संसाधन है इसका ठीक से उपयोग करना चाहिए हमें, और इनका अधिकतम विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल संसाधन के दो प्रमुख स्रोत हैं। तो वो दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? धरातलीय जल और भूमिगत जल। धरातलीय जल की जो हमारे धरातल के ऊपर जो जल पाया जाता है, जैसे कि समुद्र वगैरह और झीलें वगैरह, ये सब धरातलीय जल में आते हैं। लेकिन भूमिगत जल जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है तो वो भूमिगत जल होता है। तो धरातलीय जल, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि ये सब हमारे धरातलीय जल के उदाहरण हैं। मैदानी भागों में पाई जाने वाली नदियाँ सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोगी है। यानी कि मैदानी इलाकों में जो नदियाँ पाई जाती है उनके पानी का जो इस्तेमाल होता है वो मेनली सिंचाई के लिए किया जाता है और पीने के लिए किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, पहाड़ों से बहती हुई आती हैं, और जो प्रायद्वीपीय पठार से बहती हुई नदियाँ होती हैं उनका जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि उस जल का बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? कि वो इतने ऊपर से पड़ती हैं, जैसे कि पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं वो ऊंचाई से आती है, तो वो इतनी एनर्जी के साथ आती हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ आती है, तो उनके नीचे एक मोटर टाइप लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो जैसे उस मोटर के ऊपर पड़ती हैं तो वो मोटर घूमता है और उसमें फिर आगे ऐसा सिस्टम लगाया होता है कि वो उस एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो भूमिगत जल से मतलब है वो पानी जो चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिसकर धरातल की निचली सतहों पर इकट्ठा होता रहता है। यानी कि भूमिगत जल, भूमिगत यानी कि हमारी भूमि के अंदर जो पानी होता है वो, तो इससे उस पानी से मतलब है जो चट्टानों और मिट्टी के बीच में से रिसकर धरातल की जो निचली सतह होती है, हमारी जो धरातल है इसकी जो निचली सतह होती है, ये यहाँ पे चट्टानों और मिट्टी से रिसकर धरातल की निचली सतहों पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी को भूमिगत जल कहते हैं। जिन चट्टानों में यह जल इकट्ठा होता है उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं। यानी कि अब वो नीचे जाके जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो जिन चट्टानों के अंदर वो पानी इकट्ठा होता है उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में भूजल प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बहुत कम है। तो अब क्या है, हमारा भूमिगत जल जो है, कई कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे भूमिगत जल जो है भरपूर है, यानी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा गड्ढा खोदो तभी तुम्हें पानी निकल आएगा। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे तुम गड्ढा खोदते रहो, पानी निकल के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूमि के अंदर पानी बहुत कम है। भूमिगत जल संसाधन जो है वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि जलवायु दशाएं, हमारी जो जलवायु है वो कैसी है, उच्चावच यानी कि प्रेशर, भूगर्भिक संरचना यानी कि मिट्टी जो है उसके अंदर की संरचना कैसी है, और जलीय दशाएं यानी कि पानी की खुद की दशाएं कैसी हैं। तो भूमिगत संसाधन इन सब कारणों से प्रभावित होता है। भारत को 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा गया है। यानी हमारे भारत को ऐसे 8 प्रदेशों में बांटा गया है जहाँ पे भूमिगत जल है, जहाँ जल की उपस्थिति जो है वो विभिन्न मात्रा में है। तो इन 8 भूमिगत जल प्रदेश जो इनमें बांटा गया है, इन 8 के 8 प्रदेशों में जल की जो स्थिति है, उपस्थिति है, वो अलग अलग है। यानी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ही कम है। अब हम देखेंगे जल का उपयोग। अब हमने ये तो देख लिया कि जल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं, किन स्रोतों में, यानी किस किस तरीके में जल होता है। यानी एक तो होता है हमारा धरातलीय जल, दूसरा होता है हमारा भूमिगत जल। अब हम देखेंगे जल का उपयोग। हमारे लिए जो जल है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यानी हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना तो होगा जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। यानी अगर पानी है तो हमारा जीवन है, वरना नहीं है।
तो जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी के बिना तो हम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जल का सबसे पहले उपयोग पीने के लिए किया जाता है, यानी कि जो सबसे पहला उपयोग, यानी हम पानी को इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे मेन जो हमारा इस्तेमाल होता है पानी का, वो हम पीने के लिए करते हैं। जल का बड़े पैमाने पर उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी कि जो पानी है इसका उपयोग जो है बहुत बड़े लेवल पे सिंचाई के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए किसानों को पानी ज़रूर चाहिए। भारत की कृषि का ज़्यादातर हिस्सा सिंचाई के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, यानी हमारे जो भारत की कृषि है, यानी हमारे भारत के जो किसान लोग हैं वो अपनी कृषि की सिंचाई के लिए ज़्यादातर बारिश पे निर्भर करते हैं, क्योंकि इतना पानी वो कहीं और से तो ला नहीं सकते हैं, वो बारिश पर डिपेंड करते हैं। भारत की मानसूनी जलवायु, वर्षा की असमानता, यानी हमारे भारत में जो मानसूनी जलवायु होती है, बारिश की जो जलवायु है, बारिश की असमानता यानी कि बारिश का कम ज़्यादा होना एवं अनिश्चितता, वर्षा जल का तेज़ी से बहकर सागरों में चले जाना, यानी कि बारिश तो हुई लेकिन वो इतनी तेज़ी से बह गई और समुद्र में जाके मिल गया पानी। जल का तीव्र वाष्पीकरण, यानी कि जो पानी होता है वो जल्दी से भाप बनकर उड़ जाना। फसलों की बहुलता, यानी कि फसल इतनी ज़्यादा थी कि बारिश का जो पानी था वो उसके लिए कम पड़ गया। और मिट्टी की प्रकृति, यानी कि सोचो मिट्टी ऐसी थी जिसने पानी को ठहरा के नहीं रखा। तो ये सब ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से सिंचाई की जो है आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर बारिश की जो है, मतलब वैसे तो अधिकतर बारिश के पानी से सिंचाई हो जाती है, लेकिन अगर यही सब कमी आ जाए, ये सब कारण हो, तो फिर इनसे अलग हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। भारत में सिंचाई योजना जो है 3 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटा गया है सिंचाई योजना को? 3 भागों में। वृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। जल का उपयोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी किया जाता है। किनमें? बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी पानी का उपयोग किया जाता है। तो अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं, इनका मकसद होता है सिंचाई का प्रबंध करना, बिजली का उत्पादन करना, बाढ़ का नियंत्रण करना, पानी पीने के लिए उसकी आपूर्ति करना, नौकायन, मछली पालन, मृदा का संरक्षण करना एवं पर्यटन। ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मकसद होते हैं। तो इन सब के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा जल संसाधन के अंदर हम ना फ्रेंड्स अभी छोटे छोटे से हेडिंग्स देख रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक देख रहे हैं जल संसाधन के अंदर। तो अभी उसमें हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है भूमिगत एवं धरातलीय जल संसाधन का अत्यधिक दोहन, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो कुओं एवं नलकूप से सिंचाई के लिए ज़्यादा जल निकालने के कारण गर्मी के मौसम में भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है। तो क्या होता है, जो कुएं होते हैं, नलकूप यानी कि नलके जो होते हैं, नल जो होते हैं फ्रेंड्स, तो उनसे क्या होता है सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी निकाल लिया जाता है गर्मियों में, और पानी का जो लेवल होता है, भूमि का जो अंदर पानी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसके कारण पेयजल की जो उपलब्धता होती है, यानी पीने के लिए जो पानी होता है उसकी समस्या में, मतलब उसके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब पीने के लिए पानी ही नहीं बचता इतना। लोग जल के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आजकल के हमारे टाइम के जो लोग हैं फ्रेंड्स, वो पानी की इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ रहे हैं। आपने देखा होगा आधे लोग तो ऐसे होते हैं घर के बाहर मोटर चला देते हैं और बाहर पानी पाइप लेके 1-1 घंटे तक पानी डालते हैं। अच्छा सोचो वो एक कितना पानी बर्बाद करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ब्रश करते रहते हैं, टंकी चले जा रही है, पानी वेस्ट होते जा रहा है। तो लोग जो है वो पानी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। जल का अंधाधुंध इस्तेमाल जो है वो एक विकट समस्या के रूप में सामने आ रही है। यानी अब ऐसी जगह भी हो गई हैं कुछ भारत के अंदर, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर पानी जो है ख़त्म होने लग रहा है। फिर फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी भी जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। जैसे अभी बॉटल में ख़रीद रहे ना, लेकिन अभी तो वो भी मिल रहा है, आगे टाइम पे वो भी नहीं मिलेगा। भारत में गंगोत्री ग्लेशियर अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे हट चुका है। यानी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर था, अगर ये यहाँ पे है तो वो उससे 23 मीटर पीछे हट चुका है, यानी अब यहाँ पहुँच चुका है। यानी इतना पिघल गया है कि वो पिघल के अब इतना हो गया है, जिसके अगले 20 से 30 सालों में ख़त्म होने की आशंका जताई जा रही है। तो जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने बोल दिया कि अब 20 से 30 सालों में ये जो पूरा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये ख़त्म हो जाएगा। ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं फ्रेंड्स। भूजल के अत्यधिक दोहन का एक बुरा प्रभाव यह है
कि धरती के अंदर पड़े रसायन ऊपर आ जाते हैं। तो भूमिगत जो हमारा भूमि के अंदर जो पानी होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका एक बुरा प्रभाव ये भी है कि जो भूमि के जल के साथ साथ उसके अंदर जो रसायन पड़े होते हैं, केमिकल वगैरह जो होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। और फिर लोग क्या होता है, पानी के पीने के पानी के साथ साथ इन रसायनों को भी पी जाते हैं, जिससे रोगों की यानी बीमारियों में बढ़ोतरी होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा बाढ़। तो ज़्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसी समस्या होती है। इसमें आसपास का जो इलाका होता है वो जलमग्न हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर डूब जाता है, जिसमें घर जानवर सब डूब जाते हैं। जल का स्तर बढ़ना यानी पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ना और आबादी और कृषि भूमि का डूब जाना बाढ़ की श्रेणी में आता है। यानी कि जब पानी का लेवल बढ़ जाए और उसमें जो वहाँ के रहने वाली आबादी है, लोग बाग, पूरी कृषि भूमि, वो सब डूब जाए तो ये भी बाढ़ की श्रेणी में आता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा आदि बाढ़ के सामान्य क्षेत्र हैं। तो हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ जो है वो बहुत कॉमनली, मतलब थोड़ी सी तेज बारिश हो जाए तभी आ जाती है। बिहार में तो भी फ्रेंड्स आई भी हुई थी कुछ टाइम पहले, पश्चिम बंगाल में भी आई हुई थी। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ जो है बहुत आसानी से आ जाती है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन और मध्य भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बेसिन। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बांटा गया है 3 भागों में। बाढ़ के 2 कारण होते हैं मेनली। एक तो प्राकृतिक तरीके से जो बाढ़ आ जाए, यानी कि ज़्यादा बारिश वगैरह हो गई तो बाढ़ आ गई। दूसरे होते हैं मानव निर्मित यानी मानवकृत, जैसे कि वनों की कटाई हम करते हैं जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। अधिक वर्षा का होना, बांधों का टूट जाना, एक तरीके से बांध जब टूट जाते हैं तो भी बाढ़ आ जाती है। नदियों में अवसादों की मात्रा में बढ़ोतरी, क्या होता है नदी में इतनी ज़्यादा गंदगी हम डाल देते हैं कि उससे जो पानी होता है उसकी गहराई जो होती है वो तो कम हो जाती है, फिर जो पानी होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। सोचो मग्गा है, कोई मतलब कोई बर्तन है, इसके अंदर आपने इतनी नीचे इतनी सारी मिट्टी भर दी और अब आप इसमें पानी डाले जा रहे हो, तो अब एक लेवल तो ऐसा आएगा ना जब ये इससे निकलने लगेगा। तो वही बात हो रही है, अब नदियों में इतनी ज़्यादा गंदगी होती जा रही है कि उसकी जो गहराई है वो कम होती जा रही है, पानी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सूखा। तो जब वर्षा कम हो, यानी कि जब बारिश कम हो या फिर ज़्यादा वाष्पीकरण हो, यानी कि बारिश तो हो रही है ठीक, लेकिन गर्मी की वजह से पानी जो है जल्दी भाप बन के उठ जाता है, ये सब हो। और जलाशय हो, यानी कि जहाँ पर जल वाली जो जगह होती है, तालाब वगैरह, और भूमिगत जल के ज़्यादा इस्तेमाल से भूजल कम हो, तो ऐसी स्थिति को सूखा कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे बारिश कम हो रही है या फिर ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, या फिर जो पानी वाली जगह है वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है तालाब वगैरह का कि उनका पानी ख़त्म हो गया, तो ये ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो उसको सूखा कहा जाता है। सूखे की दशा एवं स्थिति को कई दृष्टिकोण के आधार पर बांटा गया है। तो अब सूखे की जो दशा है और जो उसकी स्थिति है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सूखे को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यानी कि जब किसी बड़े इलाके में अनुमान से 75% कम बारिश हो। यानी कि सोचो एक बहुत बड़ा इलाका, दिल्ली सोच लो आप, दिल्ली में बहुत बड़ा इलाका है ये, और जो हमारे वो होते हैं बारिश वगैरह बताने वाले, जो अनुमान लगाने वाले जो लोग होते हैं, उनके हिसाब से अगर 75% से कम बारिश हुई है, यानी कि बारिश को भी सेंटीमीटर में नापा जाता है फ्रेंड्स, तो अगर 75% से कम बारिश हुई है, यानी जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश हुई है, तो भी सूखा हो जाता है। तो ये एक कैटेगरी है सूखे की। दूसरा है कृषि सूखा या फिर भूमि आर्द्रता सूखा, यानी कि कृषि की वजह से, तो मिट्टी में नमी की कमी के कारण, यानी कि अगर मिट्टी में जो है नमी ही नहीं है, आर्द्रता ही नहीं है, तो उसकी वजह से अगर जो फसलें होती हैं वो मुरझा जाती हैं, तो वो जो सूखा आता है उसको कृषि सूखा कहते हैं या फिर भूमि आर्द्रता सूखा कहते हैं। थर्ड है जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो ये स्थिति तब आती है जब विभिन्न जल संग्रहण, यानी कि जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, जलाशय, झील, इन सब के आदि में जो पानी का स्तर होता है वो नीचे गिर जाए, तो तब जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है उसको। एक होता है पारिस्थितिकी सूखा, यानी कि जब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें पानी की कमी हो जाए और उसकी वजह से उत्पादकता में कमी आ जाए, उत्पादकता यानी कि पेड़ पौधों के उगने में, इन सब चीज़ों में कमी आ जाए, तो उसको पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। तो सूखे की समस्या से निपटने के लिए
1973 और 74 में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्या किया गया? 1973 से 74 में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम एक था जिसका नाम था सूखा प्रबंध क्षेत्र, इसकी शुरुआत की गई और सूखे को 4 कैटेगरी में बांटा गया, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो जो नदी 2 या 2 से ज़्यादा देशों से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि सोचो एक ही हमारा भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश, कुछ भी समझ लो, 3 देश लगातार है। अब एक नदी हमारे भारत से बहती हुई पाकिस्तान से भी गई, बांग्लादेश से भी गई। तो जब कोई नदी 2 या 2 से ज़्यादा देशों से होकर बहती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी। और इस नदी पर फिर हर देश का उतना ही अधिकार होता है। तो इस पर विभिन्न देशों का अधिकार होता है, क्योंकि वो अलग अलग देशों से बह रही है। तो जितनी नदी मतलब जो जिस देश से बह रही है उतनी नदी पर उस देश का अधिकार हो जाता है। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियां जो है वो है सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, काली, गंडक, कोसी, गंगा आदि। तो ये सब हमारे इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय नदियां, इंटरनेशनल नदियां। भारत की अंतर्राष्ट्रीय नदियों के प्रमुख विवाद इस प्रकार हैं। तो हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय नदियां जो हैं उसके कुछ विवाद भी हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नदियां तो वो होती है जो एक देश से साथ साथ बहुत सारे देशों से बहे, तो हर अलग अलग देश का उस पर अधिकार भी होता है। तो इन बात को लेकर कि उस नदी के पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो इसको लेकर उन सब देशों के बीच में एक विवाद बना रहता है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नदियों के विवाद हैं, जैसे कि भारत बांग्लादेश के बीच गंगा विवाद, यानी कि गंगा जो है भारत और बांग्लादेश से निकलती है, तो बांग्लादेश नहीं चाहता होगा कि गंगा के पानी का ऐसे इस्तेमाल किया जाए, तो इन दोनों के बीच में कोई विवाद है। भारत पाकिस्तान में सिंधु नदी विवाद, तो ये एग्जाम्पल थे कुछ। अब भारत में अधिकतर नदियाँ जो होती हैं वो 2 राज्यों से होकर बहती हैं, जैसे कि कोई हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। कोई नदी ऐसी है जो हरियाणा और दिल्ली दोनों से बह के निकलती है। बात चल रही है भारत के राज्यों की, तो जो नदी 2 राज्यों से ज़्यादा से बह के होकर निकले या फिर 2 राज्यों से बहकर निकले उन्हें अंतर्राज्यीय नदी कहते हैं। तो सिंचाई के लिए नदी के पानी के बंटवारे से राज्यों के बीच में क्या आता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कोई राज्य कहता है नहीं, हमें हमारी सिंचाई के लिए हमें पानी नहीं देना, कोई कहता है हमें देना है। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि हरियाणा जो है वो दिल्ली को पानी देने से मना कर देता है। कई बार सुना होगा फ्रेंड्स, ये नॉर्मल न्यूज़ में आता रहता है कि हरियाणा ने मना कर दिया कि वो दिल्ली को पानी नहीं देगा, अपनी इस नदी का पानी नहीं देगी। तो इस तरीके से विवाद जो है बढ़ जाते हैं। तो भारत में अंतर्राज्यीय नदी विवाद जो है वो इस प्रकार है। यमुना जल विवाद, तो यमुना जल विवाद जो है वो यूपी, दिल्ली और हरियाणा के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। कावेरी जल विवाद, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने के लिए संसद ने जो है 1956 में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए थे। पहला नदी बोर्ड अधिनियम जो कि 1956 में पारित हुआ था। दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। ओके, ये 2 अधिनियम थे जिन्हें पास किया गया था। नेक्स्ट है अब हमारा ऊर्जा संसाधन। तो हमारा जल संसाधन में जो भी कुछ था हमने पढ़ लिया। अब हम ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न के लिए किया जाता है, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है, उनको ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, तो ये हमारे ऊर्जा संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं कि उनको कैसे कैसे बांटा गया है। परंपरागत प्रयोग के आधार पर, परंपरागत का मतलब होता है, परंपरा का मतलब जैसे कि बहुत पुराना, तो जो बहुत पुराने समय से प्रयोग के आधार पर भी 2 तरीके के ऊर्जा के संसाधन के स्रोत होते हैं। पहले परंपरागत स्रोत, दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर, तो ऊर्जा स्रोत जो है यानी ऊर्जा के संसाधन की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसके आधार पर भी इनको बांटा गया है। सतत उपलब्धता के आधार पर भी बांटा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। तो शुरुआत करते हैं परंपरागत प्रयोग के आधार पर। तो इसमें इसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बांटा गया था। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो ऐसे स्रोत होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है मानव पुराने समय से करता आ रहा है। परंपरागत यानी कि बहुत पुराने समय से करता आ रहा है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इनका इस्तेमाल जो है इंसान जो बहुत पुराने समय से करता आ रहा है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है,
ये ऐसे स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल जो पुराने समय से नहीं हो रहा, अभी अभी फिलहाल ही में, यानी कि कुछ साल पहले, कुछ समय पहले शुरू किया गया है। जैसे कि सौर ऊर्जा जैसे कि हमारी सूरज की रोशनी से जो हम एनर्जी बनाते हैं वो, पवन ऊर्जा यानी कि हवा से जो एनर्जी मिलती है वो, तो ये सब हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ऊर्जा के कई स्रोत हैं, जिनमें से वे कुछ का प्रयोग हम पहले से कर रहे थे और कुछ को विकसित करने में हम आज भी लगे हुए हैं। तो कि हमारे ऊर्जा स्रोत की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके आधार पर बहुत तरीके के स्रोत हैं। तो जिनमें से कुछ का इस्तेमाल तो हम पहले कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे कुछ को हम विकसित करने में लगे हुए हैं। इनमें प्रमुख जो है वो है जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यानी कि देखो, परमाणु ऊर्जा ये किससे मिलती है हमें, ये परमाणु से उत्पत्ति होती है, यानी कि इस ऊर्जा की उत्पत्ति जो होती है वो परमाणु से होती है। सौर ऊर्जा की उत्पत्ति सूरज की रोशनी से होती है, पवन ऊर्जा की हवा से होती है, हाइड्रो पावर इससे जो ऊर्जा मिलती है वो हमें पानी से मिलती है, हाइड्रो मतलब पानी, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि जो ज्वार भाटे आते हैं ना, तो उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो ज्वारीय ऊर्जा। तो अलग अलग तरीके से जो ऊर्जा उत्पत्ति के आधार पर भी अलग अलग तरीके के ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा सतत उपलब्धता के आधार पर। तो इसमें पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, यानी कि जो आसानी से जल्दी बन जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि सौर ऊर्जा, जैसे कि सूरज की रोशनी है फ्रेंड, रोज आती है, तो एक दिन में ऐसा तो है नहीं खत्म हो जाएगी, तो ये इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है सूरज की रोशनी। तो ये जो है ये हमारे नवीकरणीय संसाधन हो गए। जैसे कि पवन ऊर्जा, यानी कि हवा से जो ऊर्जा बनती है, तो आज कोई एनर्जी बनाई गई हवा से, अब कल फिर बना ली जाएगी, क्योंकि हवा तो चल ही रही है, खत्म थोड़ी होगी। तो इनसे जो ऊर्जा मिलती है उन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो जब किसी ऊर्जा के स्रोत का दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके, या फिर उसकी उपलब्धता जो होती है वो सीमित होती है, यानी कि ये इतना ही है तो इसका इतना ही इस्तेमाल हो सकता है, इतना ही टाइम तक इस्तेमाल हो सकता है। तो जो ऐसे स्रोत होते हैं उनसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोयला लिमिटेड है, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और इसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है, तो ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया। पेट्रोलियम को बनने में भी बहुत टाइम लगता है और ये जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। प्राकृतिक गैस आदि, तो ये हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत थे। अब हम देखेंगे ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताएं, यानी हमारी जो एनर्जी है उसकी बढ़ती आवश्यकताएं। ऊर्जा आर्थिक विकास तथा जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी संसाधन है। एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा होती है, वो एक देश के आर्थिक विकास के लिए और उस देश के जीवन का स्तर यानी कि उनका लेवल अच्छा बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी संसाधन है। सूचना, संचार एवं तकनीकी के बढ़ते युग से हमारा जीवन जो है वो ऊर्जा पर ही निर्भर हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह, संचार और टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में, आज के युग में हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है वो एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। भारत के विद्युत मंत्रालय के मुताबिक 2014 से 15 में भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1010 किलोवाट घंटा प्रति वर्ष थी। यानी कि भारत का जो बिजली का मंत्रालय है उसने कहा, उसके मुताबिक 2014-15 में हमारे भारत में एक व्यक्ति एक साल में 1010 किलोवाट घंटे की जो मतलब कि बिजली थी उसकी खपत कर रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जो कि 2015 और 16 में 1010 से बढ़ के 1075 हो गई। तो भारत एक विकासशील देश है, यानी कि हमारा देश जो अभी अपना विकास कर रहा है, ये विकसित नहीं है, विकास कर रहा है। और विकसित होने के लिए नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने की होड़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे हमारा देश अपने आप को विकसित करना चाहेगा, विकसित करने की ओर बढ़ेगा, तो इसमें ऊर्जा संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने की जो होड़ है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि तभी तो वो अपने देश का विकास कर पाएगा ना, तभी तो हमारा देश विकास कर पाएगा। अब हम देखेंगे अलग अलग तरीके के जो हमारे ऊर्जा संसाधन है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कोयला। तो कोयले का जो उपयोग है
वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये ज्वलनशील पदार्थों से मिलकर बना होता है। ज्वलनशील यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल जाते हैं। तो कोयला ज्वलनशील पदार्थों से मिलकर बना होता है। कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। जननी यानी कि माँ, जन्म देने वाली। तो जो कोयला होता है उसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्यों फ्रेंड्स? कि मैक्सिमम ऐसे सारे उद्योग होते हैं जो कोयले के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि कोयले से ही उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे कि आप सोचो, जैसे कि ईंटें बनाने का जो बिजनेस होता है, भट्टे वगैरह जो होते हैं, उनमें भी कोयले की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई और बिजनेस भी करने चल रहे हो तो वहाँ पर भी एनर्जी के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो कोयला जो है थोड़ा सस्ता संसाधन है, इसलिए मैक्सिमम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बिजली बनाने में, लोहा और जिंक जैसे खनिज जो होते हैं उनको निकालने में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको निकालने में कुछ ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और उनमें कोयले की मदद से एनर्जी दी जाती है ताकि वो मशीन चल सके। कोयले को 4 प्रकारों में बांटा गया है, यानी कि 4 तरीके के कोयले हैं। पहला है पीट कोयला। तो पीट कोयला जो होता है ये कोयले के विकास के क्रम की प्रथम अवस्था है, यानी कि जैसे जैसे कोयला जो है उसका विकास होता रहता है तो जो उसकी प्रथम अवस्था होती है वो है पीट कोयला। यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लकड़ी वगैरह, जीव जंतु क्या होते हैं, जब वो मर जाते हैं और मिट्टी के अंदर दफन हो जाते हैं तो उन पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो कोयला बन जाते हैं। तो जो उनके वो कोयले बनने की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर जो उनकी प्रथम अवस्था होती है, यानी कोयला बनने की तरफ जो उनके पहला चरण होता है, तो उस अवस्था को पीट कोयला कहते हैं। और ये जो पीट कोयला होता है लकड़ी से मिलता जुलता होता है। क्यों? क्योंकि कोयला जो होता है वो लकड़ी से बनता है, तो ये लकड़ी से मिलता जुलता होता है और ये कम गुणवत्ता वाला होता है क्योंकि ये अभी पूरे तरीके से कोयला बना नहीं है। ठीक है, इसमें कोयले के जो गुण होते हैं वो कम होते हैं और इसमें कार्बन का जो अंश होता है, यानी कि पीट कोयले के अंदर जो मौजूदा कार्बन होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो 40% से कम होती है। नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट कोयला। तो ये लिग्नाइट कोयला जो होता है ये निम्न गुणों वाला होता है, यानी इसमें बीच के गुण होते हैं, यानी होते हैं कुछ निम्न जो उसमें गुण होते हैं वो कोयले के होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। इसका रंग होता है भूरा, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 40 से 55% तक होती है। तीसरा है बिटुमिनस कोयला। ये मध्यम श्रेणी का कोयला आता है, यानी बीच का कोयला, ना ज़्यादा अच्छा तो ना ज़्यादा बुरा। और इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो 55 से 80% तक होती है और भारत में जो ज़्यादातर कोयला पाया जाता है उसमें यही होता है, यानी कि भारत में अब तक जितना भी कोयला पाया जाता है मैक्सिमम पार्ट उसका बिटुमिनस कोयला होता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला। तो ये जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से 90% तक होती है और कोयले के सारे गुण इसमें होते हैं, यानी कि अब तक का सबसे बेस्ट कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। ये भी हमारा ऊर्जा संसाधन है। तो धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच में एक काले भूरे रंग का तैलीय द्रव पाया जाता है, यानी हमारी धरातल मिट्टी हो गई, इसके नीचे कुछ अवसादी परतें होती हैं, उनके बीच में जैसे कि हमारी धरातल हो गई, इनके बीच में कुछ चट्टाने हैं, ऐसे कोई भी पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, इनके बीच में एक तैलीय पदार्थ होता है, यानी तेल जैसा कोई पदार्थ होता है, ठीक है, काले भूरे रंग का। उसे क्या कहते हैं? उसे पेट्रोलियम कहा जाता है और इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीवों से बनता है, क्योंकि ये धरातल के नीचे मृत जीव जंतु और वनस्पति के जीवाश्म से बनता है, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होते हैं, जब वो गल सड़ कर मिट्टी के नीचे एक तैलीय पदार्थ बना लेते हैं उसको पेट्रोलियम कहते हैं और इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसे काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग का होता है, तो इसलिए इसको काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोल को अवसादी परतों के ऊपर कुआं खोदकर निकाला जाता है, जैसे कि हमारी धरातल थी, इसके नीचे जो अवसादी परतें थी तो इनके ऊपर एक कुआं खोद दिया जाता है, तो उसको खोदकर इसको निकाला जाता है पेट्रोलियम को। इससे मिलने वाले पेट्रोलियम को कच्चा तेल कहते हैं। तो कुएं से जो पेट्रोलियम निकलता है इसको कच्चा तेल कहते हैं और कच्चे तेल को जब रिफाइनरियों में भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए, इसको छानने वगैरह के लिए, तो वहाँ इससे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ईथर, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक गैस, ये सब इस सब कच्चे तेल से मिलता है हमें।
कुओं से प्राप्त जो पेट्रोलियम होता है उसमें सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस होती है। यानी सोचो आपको कुएं से इतना सारा पेट्रोलियम मिला, तो उसमें सबसे ऊपर क्या होगा? प्राकृतिक गैस, बीच में होगा उसके पेट्रोल, और फिर उसके सबसे नीचे होगा पानी। प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो खाद बनाने में, यानी कि जो नेचुरल गैस मिलती है उससे, उसका इस्तेमाल खाद बनाने में, बिजली बनाने में, गैस वितरण यानी कि गैस बांटने में, घरेलू गैस के रूप में, वाहनों में और कारखानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होती है इसको 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर के दबाव पर संपीड़ित कर, यानी कि प्राकृतिक गैस को इतने दबाव पर दबाकर संपीड़ित कर सीएनजी को बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस से ही सीएनजी बनाई जाती है, जिसे स्वच्छ ईंधन या फिर हरित ईंधन भी कहते हैं। तो जो हमारी सीएनजी है इसको स्वच्छ ईंधन और हरित ईंधन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीएनजी जो है हमारी, ये पोल्यूशन नहीं करती है, ये गंदा स्मोक नहीं फैलाती। जैसे पेट्रोल जलने पर धुआं करता है और जिससे प्रदूषण होता है, तो सीएनजी जब जलता है ईंधन के रूप में तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा बायोमास या फिर जैव ऊर्जा। तो ये ऊर्जा का एक स्वच्छ और सस्ता स्रोत होता है। तो बायोमास या फिर जैव ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का एक सबसे साफ सुथरा और सस्ता स्रोत होता है, जो सफाई और स्वास्थ्य में सुधार लाता है और कृषि के लिए खाद भी तैयार करता है। आपने सुना होगा बायोमास क्या होता है? बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं और फिर उसके अंदर सारे, मतलब कि वहाँ का जो उस किसी गांव के अंदर, वो उन गड्ढों के अंदर घरों से जो गंदगी निकल रही है, फलों के मतलब छिलके, सब्जी के छिलके, गाय भैंस का गोबर, है ना, और पूरे गांव का जो पूरा वेस्ट होता है, वो उनके फसल का बचा कुचा सामान सब उसमें डाल देते हैं और उसे ढक देते हैं। तो क्या होता है? वो उसमें पड़े पड़े सड़ जाता है। तो सड़ने से क्या होता है? गैस बनती है, और वो जो गैस होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में, और वो जो बचा कुचा सामान होता है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को बायोमास या फिर जैव ऊर्जा कहते हैं। तो इसे पशुओं के गोबर से, मानव मल यानी हम लोगों का जो वेस्ट मटीरियल होता है, रसोई के अपशिष्ट यानी रसोई में जो हम चीज़ें बच जाती हैं, खराब चीज़ें, नगरीय अपशिष्ट, फसलों के अवशेष पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो होता है गांव में घरेलू ईंधन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। यानी कि गांव में जो उन्हें गैस वगैरह जलाने के लिए जो गैस चाहिए होती है, यानी चूल्हा जलाने के लिए, तो जो गैस उन्हें चाहिए होती है सिलेंडर के रूप में, वो इस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे। तो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स, मुद्दे भी हैं। पहला है राष्ट्रीय सोलर मिशन। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन जो है इसकी शुरुआत की थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 जनवरी 2010 को इसे शुरू किया था। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक विकसित देश बनाना है। यानी कि ये मिशन चाहता है कि हमारा जो देश है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक विकसित देश बने और देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो और जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम कर सके। तो इस मिशन का ये काम है और इस मिशन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कावेरी नदी जल विवाद। तो कावेरी नदी का कोई विवाद होगा, वो भी हमारे पर्यावरण से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा है। ये विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य थे जिनके बीच में चल रहा था। किसको लेकर? जल के बंटवारे को लेकर। यानी कावेरी नदी थी एक, इन तीनों राज्यों से निकलती हुई बहती थी, तो इन तीनों राज्यों में उसके पानी को लेकर, बंटवारे को लेकर लड़ाई थी। ये विवाद जो है बहुत पुराना है और ब्रिटिश राज्य के समय से ही ये विवाद चलता रहा। यानी जब हमारे भारत पर ब्रिटिश लोगों का जो वो अंग्रेज थे उनका शासन था, तब से चलता आ रहा है। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया और 1976 में इस विवाद के जो दावेदार थे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह, इन सब के बीच में एक समझौता भी हो गया। लेकिन आज भी इसको लेकर काफ़ी विवाद चलता आ रहा है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध। तो ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 163 मीटर, यानी ये इतना ऊंचा है। इसका उद्देश्य, यानी सरदार सरोवर बांध क्यों बनाया गया? तो इसका उद्देश्य था गुजरात के सूखे इलाकों में पानी को पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली बनाना। तो इसी कारण से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया, ताकि सूखे इलाकों में पानी भेजा जा सके और बिजली बनाई जा सके। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था
ये उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है, यानी उत्तराखंड में हुआ था ये चिपको आंदोलन। और यहाँ गांव वाले जो लोग थे उन्होंने वनों की कटाई को रोकने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था। इन्होंने क्या किया था कि जैसे कि वहाँ पे कोई था, उसने कहा था कि जंगलों को यानी वनों को काटने के लिए उसने अपने लोगों को भेजा था। तो वहाँ की जो औरतें थी गांव की, उन्होंने उन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वो उन पेड़ों से हक करके उनसे चिपट गए, यानी कि उनसे गले लगा लिया उन्होंने, पेड़ों को हक कर लिया। तो फिर वहाँ जिसने उन लोगों को भेजा था पेड़ काटने के लिए, उसने उन पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी कटवा दिया था, मरवा दिया था। तो ये चिपको आंदोलन की एक छोटी सी स्टोरी थी। तो इन लोगों ने सरकार से खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए, यानी कि जो गांव के लोग थे उन्होंने सरकार से खेतीबाड़ी के लिए औजार बनाने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने इन्हें अनुमति नहीं दी और उसने बाहरी कंपनियों को वन कटाई का ठेका दे दिया। तो वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग जो थे वो वृक्षों से चिपक कर खड़े होने लगे थे। 1731 यानी 1731 में अजीत सिंह के आदेश पर, तो वो कौन था? अजीत सिंह था, जिसके आदेश पर पेड़ों को काटे जाने का आदेश दिया था उसने। पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी जो तीनों पुत्रियां थी ना, वो पेड़ से चिपक कर विरोध करने लगी। लेकिन अजीत सिंह ने क्या किया, इन चारों के साथ यानी अमृता देवी बिश्नोई और उसकी तीनों बेटियों के साथ साथ 363 लोगों को भी वृक्षों के साथ कटवा दिया। तो ये हमारा चिपको आंदोलन था। नेक्स्ट है हमारा अप्पिको आंदोलन। तो उत्तर भारत का जो चिपको आंदोलन है उसको दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन के रूप में वो उभरकर सामने आया। अप्पिको जो है वो कन्नड़ भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है गले लगाना। तो ये आंदोलन जो है वो 1983 में कर्नाटक में हुआ था और इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ। तो ये एक गैर संस्था है, यानी कोई सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था है जो लोगों को वन एवं जल संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक करने का काम करती है। तो ये जो संस्था है ये हर जगह घूमती है और लोगों को जंगल और पानी बचाने के लिए जागरूक करती है। राजेंद्र सिंह जो थे वो इसके संस्थापक थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन। तो 1980 में बिहार में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया था और जब सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर, यानी नेचुरल तरीके से जो उगे हुए साल के वृक्ष थे, सरकार ने उनको काटकर वहाँ कीमती सागौन के वृक्ष लगाने चाहे, तो वहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया बिहार में। नेक्स्ट है गंगा बचाओ आंदोलन। तो ये आंदोलन गंगा को साफ करने का था, यानी गंगा में जो गंदगी थी उसको साफ करने का था। ये आंदोलन यूपी बिहार में चलाया गया, जिसे धार्मिक नेताओं, राजनीतिक नेताओं, पर्यावरणविदों यानी कि जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं पर्यावरण में, लेखकों और वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिला इस आंदोलन को। तो ये जो हमारा गंगा बचाओ आंदोलन था इसको बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग मिला और आज भी हमारा ये गंगा बचाओ आंदोलन चल रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि गंगा की अभी योगी जो है हमारे यूपी के जो सीएम है उन्होंने भी गंगा की सफाई कराई। तो मतलब ये चल रहा है, अभी भी ये आंदोलन चलते जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा यूनिट 3 थी प्राकृतिक संसाधन वो फिनिश हो गया है इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।